दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है टीजीटी कला विषय के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों में आधुनिक भारतीय कला विषय के लिए दी गई इस पाठ्य सामग्री पर आधारित यह तीसरा अंक है और आज का टॉपिक है आधुनिक भारतीय कला का विश्लेषण। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। भारतीय आधुनिक कला में भले ही कुछ विचार पश्चिम से लिए गए हों, लेकिन वह उससे काफी भिन्न है। इस तथ्य को अस्वीकृत करना असंभव है कि एक कला आंदोलन के रूप में आधुनिकतावाद भारत में तब आया जब यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था। यह तब और स्पष्ट होता है जब हम गगनेंद्र नाथ, अमृता शेरगिल और जामिनी राय जैसे कलाकारों की ओर रुख करते हैं, जिन्हें 1930 के दशक की शुरुआत में आधुनिक माना जाता था। पश्चिम में, विशेष रूप से यूरोप में, आधुनिक कला तब सामने आई जब कला अकादमियों के शास्त्रीय यथार्थवाद को अस्वीकृत किया जाने लगा। इन आधुनिक कलाकारों ने स्वयं को अवंत गार्दे परंपरा से आधुनिकता के परिवर्तित रूप में देखा। औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीक के अभूतपूर्व विकास के कारण चर्चों और महलों को अलंकृत करने वाली पारंपरिक कला ने अपना अर्थ खो दिया। कैफे और रेस्तरां कलाकारों, लेखकों, फिल्म निर्माताओं और कवियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गए, जहां वे मिलते और आधुनिक जीवन में कला की भूमिका के बारे में चर्चा करते थे। भारत में एफ.एन. सूजा और जे. स्वामीनाथन जैसे कलाकारों ने कला संस्थानों के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने स्वयं को इन पश्चिमी कलाकारों के साथ संबद्ध किया। आधुनिक भारतीय कला की कहानी में एक बड़ा विवाद यह है कि इससे आधुनिकता और उपनिवेशवाद दोनों निकटता से जुड़े थे। राष्ट्रवाद न केवल एक राजनीतिक आंदोलन था, बल्कि 1857 के विद्रोह के बाद उत्पन्न हुआ और इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। कला में स्वदेशी जैसे विचारों को 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में आनंद कुमार स्वामी जैसे कला इतिहासकारों ने बढ़ावा दिया। इसका अर्थ यह है कि हम भारतीय आधुनिकतावाद को पश्चिम की अंधी नकल के रूप में नहीं समझ सकते, बल्कि भारत में आधुनिक कलाकारों द्वारा चयन की अपनी एक सुविचारित प्रक्रिया थी। 19वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता में अमरींद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल की उत्थान के लिए कला में राष्ट्रवाद का महत्व रहा। इसके बाद कला भवन में, शांति निकेतन में उसने एक अलग रूप धारण किया। अमरींद्र नाथ टैगोर के शिष्यों जैसे कि नंदलाल बोस और असित हल्दर ने पिछली परंपराओं जैसे कि अजंता भित्ति चित्र, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्र आदि से प्रेरणा प्राप्त की। हालांकि हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय कला में गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल, रामकिंकर बैस और विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे कलाकारों को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से स्थान प्राप्त है। चित्रकला और मूर्तिकला में विषय काफ़ी हद तक ग्रामीण भारत से लिए गए थे और 1940 और 1950 के दशक में बॉम्बे प्रोग्रेसिव और कलकत्ता समूह के कलाकारों के साथ भी यही स्थिति रही। भारतीय कलाकारों की कृतियों में शहर और शहरी जीवन शायद ही कभी दिखाई दिए हों। संभवतः असली भारत गाँव में रहता है। 1940 और 1950 के दशक के भारतीय कलाकारों ने शायद ही कभी अपने तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश को देखा हो। सन 1970 के दशक से कई कलाकारों ने आकृतियों और कहानियों की ओर बढ़ना शुरू किया, जिन्हें पहचानना आसान है। संभवतः यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के जन्मों उपरांत सामाजिक समस्याओं पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का एक तरीका था। जबकि बड़ौदा में के.जी. सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख और भूपेन खक्कर ने अपने चित्रों में कहानी को वर्णनात्मक रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में जोगेन चौधरी, विकास भट्टाचार्य जी, गणेश पाइन ने भी उन सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया जिन्होंने उन्हें विचलित किया। पिछली पीढ़ियों के भारतीय कलाकारों की तरह वे भी पुराने लघु चित्रों और प्रचलित कला से प्रभावित हुए, जैसे कि कैलेंडर और लोक कला, ताकि लोकप्रिय कला रूपों के द्वारा उन कहानियों को चित्रित कर सकें जो ज़्यादा लोगों द्वारा समझी जा सके। मानव और जानवरों की आकृतियों का प्रयोग ज्योति भट्ट,
लक्ष्मी गौड़, अनुपम सूद जैसे छापाकारों की कृतियों में देखा जा सकता है। इनमें दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच के सामाजिक असमानता के संघर्ष को दिखाने का प्रयास किया गया है। अर्पिता सिंह, नलिनी मलानी, सुधीर पटवर्धन और ऐसे कई कलाकारों ने बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के पलायन की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनमें से कई आधुनिक कलाकारों ने इन शहरी समस्याओं को चित्रित किया और दुनिया को शोषितों की दृष्टि से देखने की कोशिश की। 1980 के दशक में बड़ौदा स्कूल में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जो 1950 के अंत में स्थापित हुआ था। कलाकारों की सोच में परिवर्तन आया और उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में रुचि लेना आरंभ किया। कई कलाकारों को लोकतंत्र में एक नागरिक के रूप में उनकी भूमिका के बारे में पता चला और इस दौरान घटित होने वाली सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को तत्कालीन कला में स्थान मिला। उन्होंने तथ्य के साथ कल्पना, आत्मकथा के साथ ख्वाब को संयोजित करने का एक नया रास्ता खोजा और अन्य ऐतिहासिक कला शैलियों से अपनी शैली विकसित की। गुलाम मोहम्मद शेख ने बड़ौदा के पुराने बाजार की व्यस्त गलियों को चित्रित किया। इस दौरान उन्होंने सियना के एक मध्ययुगीन शहर और इटली के लोरेंजेट्टी बंधुओं की शैली से भी प्रेरणा प्राप्त की। कला इतिहास के शिक्षक होने के कारण उन्हें पता था कि विश्व के विभिन्न भागों के कलाकारों ने पहले के समय में किस प्रकार चित्रण किया। उन्होंने शांति निकेतन में अध्ययन किया था और अपने शिक्षकों विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैच से कला की सार्वजनिक भूमिका के बारे में सीखा। वे भित्ति चित्रण या बड़े सार्वजनिक भवनों पर निर्मित कला में रुचि रखते थे जिसे सभी के द्वारा देखा जा सकता है। वह सैंड कास्टिंग की तकनीक से आकर्षित थे जो स्थानीय राजस्थानी कलाकारों को ज्ञात थी। उन्होंने राजस्थानी कलाकारों से सीखा कि कैसे रूपाकारों की मूल इकाइयों को दोहराकर बड़े पैमाने पर उभार युक्त मूर्तियां बनाई जाती हैं। उनके द्वारा निर्मित अनेक भित्ति चित्रों में से एक प्रसिद्ध कलाकृति कला भवन की बाहरी दीवार पर बनी है। वह नहीं चाहते थे कि कला केवल दीर्घाओं तक ही सीमित रहे, बल्कि वह सार्वजनिक भवनों पर निर्मित की जाए ताकि उसे देखा जा सके। कला का ऐसा सार्वजनिक दृश्य प्लेस फॉर पीपल नामक 1981 की एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी में भी देखा जा सकता है। इसे दिल्ली और बॉम्बे में दिखाया गया था और इसमें 6 कलाकार थे। इनमें शामिल थे भूपेन खक्कर, गुलाम शेख, विवान सुंदरम, नलिनी मलानी, सुधीर पटवर्धन और जोगिन चौधरी। प्रथम 2 कलाकार बड़ौदा से थे और प्रख्यात कला समीक्षक गीता कपूर इसमें लिखा है। अब तक हमने स्वयं कलाकारों द्वारा लिखे गए घोषणा पत्र देखे, लेकिन इस संदर्भ में कला समीक्षक की भूमिका यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण थी कि कलाकार क्या व्यक्त करना चाहते थे। भूपेन खक्कर जैसे चित्रकार ने स्थानीय नाई या एक घड़ी मरम्मत करने वाले को उसी रूप में चित्रित किया जैसे समलैंगिक पुरुषों और मध्य वर्ग की नैतिकता के साथ उनके संघर्ष के अनुभवों को चित्रित किया है। बड़ौदा के कलात्मक चित्रकारों का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी उदार अभिरुचि और लोकप्रिय रूपकारों का कला में संयोजन राजमार्गों के ट्रकों से लेकर ऑटो रिक्शा तक छोटे शहरों के गली मोहल्लों और छोटी दुकानों में हर जगह दिखाई देते हैं। खक्कर के साहसिक कदम और बड़ौदा के कलाकारों के लोक कला उत्थान से प्रेरणा लेते हुए मुंबई के युवा चित्रकारों ने विज्ञापनों और फिल्म होर्डिंग से लेकर कैलेंडर के लोकप्रिय आकृतियों से प्रेरणा प्राप्त की। ये चित्रकार अपने कैनवस पर फोटोग्राफिक आकृतियों का उपयोग करने लगे थे। यह शैली अभी तक जो शैली हमने देखी है उससे बहुत भिन्न है। यह अपने अर्थ में आधुनिक नहीं है। यह द्विअर्थी और प्रयोगात्मक तकनीक पर आधारित है और यहाँ तक कि जल रंग की इस तकनीक में एक चित्र को छाया चित्र की शैली में बनाया जाता है। तो फिर आज के अंक में बस इतना ही और अगले अंक में जानेंगे न्यू मीडिया आर्ट के बारे में। तो फिर वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।